पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली थीं, 28 निर्दोषों की जान गई थी। देश जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाब आया कौन जात हो। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों का कत्ल किया। सरकार पूछी कौन जात हो। लोग पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तलाश में थे। सरकार पूछी ए भैया कौन जात हो। और अब सरकार के चाहने वाले कह रहे हैं कि सर मास्टर स्ट्रोक, सर मास्टर स्ट्रोक। वो जो कल तक महाराष्ट्र में एक है सेफ है का नारा दे रहे थे, कह रहे थे कि भैया बटोगे तो कटोगे, समाज को तोड़ने वाला जहर है ये, आज कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण का औजार है। जब पूरा देश पहलगाम की तरफ देख रहा था, मोदी जी की बैठक करती हुई तस्वीरें सामने आ रही थी, तब दिल्ली से यह ऐलान हुआ कि कौन जात। सुरक्षा के सवाल पर आप इंतजार कर सकते हैं, जिस बात का आप इंतजार नहीं कर सकते वो ये है कि कौन जात हो। वैसे कौन जात हो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अहमियत रखता है, हर प्रदेश में रखता है। कोई माने ना माने, हर नेता को पता होता है कि उसके इलाके में कितनी जात के कौन लोग हैं। उसी आधार पर टिकट बंटता है, उसी आधार पर नेता अपना एजेंडा तय करता है और उसी आधार पर पूरा इलेक्शन चलता है। इसीलिए शायद भारत की गलियों में सड़क से संसद तक कौन जात हो सदियों से गुजरता रहा। लेकिन अब मोदी जी खुद ने पूछ लिए कौन जात हो, तो क्या पलटकर जनता भी पूछेगी कि क्या हो मोदी जी, जाति ही गिनवाएंगे कि विकास भी गिनवाएंगे। 18 नवंबर को दोस्तों मैंने वीडियो रिलीज किया था यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने क्रिटिसाइज किया था उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक को। और यहां उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जब हेल्थ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक अस्पताल आते हैं तो ऐसी ट्रेजेडी के समय भी उनके स्वागत के लिए सड़कों पर चूना डाला जाता है, वीआईपी वेलकम दिया जाता है। इस वीडियो पर बवाल हुआ तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं तो इस वीआईपी वेलकम की निंदा करता हूं। आपको इतनी ही निंदा करनी है वीआईपी वेलकम की तो अपने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को कहकर एक ऑर्डर पास करवा दो कि पूरे स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे वीआईपी वेलकम बंद किए जाए। आपको चैलेंज दे रहा हूं, इंतजार रहेगा ऐसे ऑर्डर पास होने का। अब मैंने अभी खबर देखी दोस्तों कि इस वीडियो के रिलीज होने के अगले ही दिन 19 नवंबर को इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया था। ये ऑर्डर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आज से कोई भी मेरे लिए किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी वीआईपी वेलकम नहीं करेगा। बल्कि इसके अलावा अपने स्थान पर इस ऑर्डर में लिखा है कि लोग साफ सफाई और रख रखाव और मरीजों की सेवा करने में ध्यान दें। हालांकि ऑर्डर यूपी के सीएम ने पास नहीं किया, जैसा मैंने कहा था कि सरकार में बैठे सभी पॉलिटिशियंस के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन यह देखकर अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया। तो यहां पर मैं ब्रजेश पाठक की तारीफ करना चाहूंगा और प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी जल्दी रिएक्ट किया और एक पॉजिटिव एक्शन लिया। तो इसे देखकर आप समझ सकते हो दोस्तों, अगर हमें देश में सुधार करना है, पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करना, पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल ठहराना कितना। फीकल का अर्थ है मल। एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक संगम के पानी में भारी मात्रा में फीकल बैक्टीरिया होने की संभावना है, वही बैक्टीरिया जो मानव मल में होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि संगम का पानी नहाने लायक भी है और पीने योग्य भी है। ठीक है, सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। नहाकर तो आ गए हैं, अब पी कर दिखाइए, लोगों का भ्रम दूर कीजिए। बाकी सवाल तो मेरे मन में भी है कि अगर 50 करोड़ लोग संगम में स्नान करने के लिए आए तो उनके मल का निस्तारण कहां हुआ होगा? इस निस्तारण के लिए कितने प्लांट लगाए गए? योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि असल में वो एक योगी हैं और राजनीति उनके लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। बधाई हो उत्तर प्रदेश वालों, आपका मुख्यमंत्री राजनीति को अपना फुल टाइम जॉब मनबे नहीं करता है। यही सुनना बाकी रह गया था। अब प्रदेश में हजारों वैकेंसीज लटकी हुई हैं, पेपर लीक होते रहे, युवा बेरोजगार होकर सड़कों पर धूल फांकते रहे, ताने सुनते रहे और मुख्यमंत्री बनने के 8 साल बाद आज आपका कहना है कि राजनीति आपका फुल टाइम जॉब है ही नहीं। कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने आज बिहार में रैली कर दी। बिहार के मंच से ही पाकिस्तान को धमका दिया और जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइडलाइन किया जा सके। अब मोदी जी और उनके साथ वालों को काम के नाम पर तो वोट मिलना नहीं है, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं है।
और भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि ईमानदारी से चुनाव हो तो बहुतों की जमानत जब्त हो जाए। बिहार चुनाव में उन्हें या तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिल सकता है या भारत पाकिस्तान के नाम पर, तीसरा कोई रास्ता नहीं है और ये लोग बाकी दोनों रास्ते अख्तियार करेंगे। अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से समझिए और गांठ बांध लीजिए। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और अगर बिहार चुनाव पहलगाम मुद्दे पर लड़ा गया तो चुनाव से रोजगार और परीक्षाओं का मुद्दा गायब कर दिया जाएगा। पेपर आउट और बाकी भ्रष्टाचार के मुद्दे भी साइड कर दिए जाएंगे। जानते हैं इससे क्या होगा? बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसा रह जाएगा। जानते हैं फिर क्या होगा? वो प्रवासी मजदूर बनने की राह पर आ जाएगा और फिर सूरत, अहमदाबाद, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों को सस्ता लेबर मिलेगा। अगर बिहार का युवा देश भर में मजदूर बना फिर रहा है तो ये ऐसे ही नहीं हो गया है। एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक दुष्चक्र तैयार किया गया है कि बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी में इस कदर उलझा रह जाए कि मजदूरी ही उसे अपना भविष्य नजर आने लगे। ये दुष्चक्र साल 2 साल में नहीं रचा गया है, दशकों लगे हैं। बड़े बड़े हाकिमों का दिमाग लगा है इसमें, तब जाकर बिहार के अच्छे अच्छे अभिमन्यु दिल्ली, बंबई, सूरत में गार्ड बनकर गालियां खा रहे हैं। अरे आपको क्या लगता है सब कुछ ऐसे ही हो जाता है? बिहार का युवा दुर्भाग्यशाली नहीं है, उसकी किस्मत की रेखा षड्यंत्र करके मिटाई जाती है। केंद्र की सरकार बनाने में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के तमाम नेता हैं जिनके बिना दिल्ली की सरकार पैदल हो जाए, लेकिन इन लोगों ने बिहार में कितने कारखाने लगवाए, कितने कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलवाए? अरे न खुलवाए हैं न खुलवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सूरत और अहमदाबाद को सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? किसी में दम है जो उनसे सवाल पूछ ले? बीते 10 सालों में भाजपा के चुनाव प्रचार और अडानी को ठेके दिलवाने के अलावा मोदी जी ने किया क्या है? कौन पूछेगा कि सरकारी कंपनियां बेचने या सेना की जमीन बाबा रामदेव को देने से देश कैसे मजबूत होगा? सेना की भर्तियां रोकने और 4 साल वाली अग्निपथ योजना लाने से सेना कमजोर हुई है या मजबूत? सेना में 1 लाख सैनिकों की कमी क्यों है मोदी जी? ईश्वर न करे अगर कोई युद्ध 4 साल से लंबा चल गया तो हम इन 4 साल वाले अग्निवीरों के सहारे लड़ाई कैसे जीतेंगे? है कोई पूछने वाला? ट्रंप के दबाव में अमेरिका से खराब लड़ाकू विमान लेने पर देश की ताकत में कैसे इजाफा होगा? बताइए। चाइना की एजेंट नेहा सिंह राठौर, एक बार मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम भी पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुसा, हिंद धर्म भी पूछा, 28 लोग के मौत के घाट भी उतार दिया, उससे इन लोग के भीड़ने गांड में औकात नहीं है। इन लोग भीड़ रहे किससे? हमारे देश की बेटी नेहा सिंह राठौर से, जे हमारे देश के सरकार से सवाल पूछती है। अरे ये भोसड़ी वाले बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह तेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी सरकार से सवाल पूछे तो उसको जेल भेजाओ। अरे भोसड़िया वाला दलाल, तो चुपे रहा रे। सबके वर्ल्ड कप मिलता है ना, तोरा दलाली के लाकअप मिलना चाहिए। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की बात हुई, अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है कि आपकी माफी नहीं चाहिए। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है।
बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं